हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच देखेंगे। इसके पहले हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देख चुके थे रियलिज़म, न्यू रियलिज़म और आइडियलिज़म। आज हम लोग देखेंगे सिस्टम अप्रोच के बारे में कि सिस्टम अप्रोच क्या है। तो सिस्टम अप्रोच से पहले हम लोग एक व्यवहारवादी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं कि 1960 के दशक में एक व्यवहारवादी आंदोलन चला था। तो उसमें क्या हो रहा था कि जितने भी विद्वान लोग थे उस समय के, वो लोग अपने अपने विषयों को, जैसे कि जो कला के क्षेत्र के विषय हैं, जैसे समाज शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया या मनोविज्ञान हो गया, तो वो लोग कोशिश कर रहे थे कि ये जो कला के सब्जेक्ट्स हैं इनको भी किसी तरह से ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा था कि ये भी एक तरह से विज्ञान ही है, ये भी, इनके अंदर भी विज्ञान के गुण हैं। जैसे विज्ञान में प्रयोग किया जा सकता है, विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है, उसी तरह से इनके भी अंदर ऐसे गुण विद्यमान है। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो उसी समय सिस्टम अप्रोच भी मतलब डेवलप हुआ है। 1955 से 1960 के बीच में ही सिस्टम अप्रोच भी हमारे सामने आता है। तो इसके अंदर भी मतलब वही क्वालिटीज़ हैं कि ये भी क्या करता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक तरह से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक साइंटिफिक स्टडी करने के एक मेथड के रूप में इसको देखा जा सकता है। मतलब साइंटिफिक स्टडी करने की कोशिश करता है। तो अब जो सिस्टम अप्रोच है वो हुआ, डेवलप कहाँ से हुआ है, तो देखिए सिस्टम थियोरी का सबसे पहले यूज किया था लुडविक बर्टनफ्ली ने। एक बायोलॉजिस्ट हैं, जीव विज्ञानी थे, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। तो जीव विज्ञान में किया था, लेकिन ये जीव विज्ञान से धीरे धीरे मानव विज्ञान, समाज शास्त्र और अंततः राजनीति विज्ञान में भी हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद अभी सिस्टम थ्योरी जो है वो दो तरह की सिस्टम थ्योरी, एक तो हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं सिस्टम थ्योरी, वो डेविड ईस्टर्न की सिस्टम थ्योरी है। तो उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाती है, मतलब एक राष्ट्र के अंदर, एक राज्य के अंदर किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, उसको अध्ययन करने के लिए हम लोग डेविड ईस्टर्न की सिस्टम थ्योरी की स्टडी करते हैं। और ये सिस्टम थ्योरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं वो है मार्टिन कैपलान का। तो मार्टिन कैपलान की सिस्टम थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। तो अब सिस्टम थ्योरी है क्या एक्चुअल में, ये क्या मतलब, इससे क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो सिस्टम थ्योरी से मतलब तात्पर्य ऐसा है कि राष्ट्र राज्यों का एक ऐसा समुच्चय जो आपस में अनुक्रिया करता है। इस व्यवस्था से क्या मतलब है, व्यवस्था का तात्पर्य राष्ट्र राज्यों के एक ऐसे समुच्चय से है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए जो सिस्टम थ्योरी है इसका उद्देश्य है कि वर्तमान और अतीत की जो घटनाएं घट चुके हैं उनका विश्लेषण करना, और साथ में भविष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो कैसी होगी उसका अनुमान लगाना, उसका पूर्वानुमान करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। वो स्वरूप को समझना चाहती है कि भावी स्वरूप कैसा होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का, इसको समझने में हमारी सिस्टम थ्योरी क्या करती है, मदद करती है। फिर देखिए, ये जो अवधारणा है वो गतिशील होने के साथ साथ राष्ट्र राज्यों के अध्ययन पर बल देता है, क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं वो राष्ट्र राज्यों के व्यवहारों में परिवर्तन आने के कारण आते हैं। जब राष्ट्र राज्यों के व्यवहार परिवर्तित होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी परिवर्तित होने लगेगी, उसकी भी दिशाएं परिवर्तित होने लगेंगी। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है अंततः तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, जो राज्यों के बीच में आपस में क्या हो रहा है, उनके बीच में जो अनुक्रियाएं हो रही हैं, जो इंटर रिलेशन उनके बीच में बन रहे हैं, उन्हीं से और उनके बिहेवियर से, उनके व्यवहार से ही तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मतलब बनेगी। अब आगे देखते हैं कि इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन लोग हैं। तो जैसे जेम्स एन रोजनाउ हैं, केनेथ वाल्ज हैं, चार्ल्स मैकलैंड हैं, जॉर्ज लिस्का हैं, ये लोग इस अप्रोच के, सिस्टम अप्रोच के समर्थक हैं। लेकिन इसका सबसे मतलब इसको एकदम सिस्टमेटिक वे में किसने मतलब समझाया, तो इसको मार्टिन कैपलान ने एक्सप्लेन किया एकदम व्यवस्थित रूप से। तो मार्टिन कैपलान क्या कहते हैं, तो मार्टिन कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दो प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का समुच्चय होती है। अब इसका मतलब क्या है, दो प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का समुच्चय। तो मार्टिन कैपलान कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो दो प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का समुच्चय होती है। तो वे दो प्रकार कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय
कार्यकर्ताओं के। तो पहला तो है राष्ट्रीय कार्यकर्ता मतलब नेशन एक्टर्स, और दूसरा है नॉन नेशन एक्टर्स मतलब अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता। तो राष्ट्रीय कार्यकर्ता में देश आते हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या हैं राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। और अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता कौन है? तो जैसे नाटो हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, ये सब क्या हैं? ये अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। तो अब ये इन दोनों कार्यकर्ताओं का जो पूरा समुच्चय एक बनता है, जो एक सेट बनता है, वो सेट ही क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहलाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक दो तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का समुच्चय है। अब समुच्चय मतलब सेट क्या होता है? जैसे लकड़ी से बने सामानों का सेट में क्या क्या आ सकता है? तो मेज, कुर्सी, पलंग, बेड, ये सब क्या है? लकड़ियों का समुच्चय, लकड़ी से बने सामानों का समुच्चय। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसका समुच्चय है? तो दो तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का समुच्चय है। और वे दो कार्यकर्ता कौन कौन से हैं? तो वो है राष्ट्रीय कार्यकर्ता और अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता। अब आगे समझते हैं कि आगे कैपलान क्या कहते हैं। तो कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रियाएं हो रही हैं वो उन्हीं के बीच में ही होती हैं। जो भी अनुक्रियाएं होती हैं वो उन राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के बीच में ही होती हैं। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मार्टिन कैपलान जो है वो 6 प्रतिमानों की कल्पना करते हैं। तो पहला प्रतिमान क्या है? तो पहला प्रतिमान है शक्ति संतुलन व्यवस्था, मतलब शक्ति के संतुलन रहेगा इसमें। तो ये जो प्रतिमान है शक्ति संतुलन व्यवस्था, यह व्यवस्था 18वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी के बीच तक चली थी, 19वीं सदी तक चली थी। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जो पूरा इसमें बैलेंस ऑफ पावर की बात होती है, मतलब कि शक्ति का संतुलन बनाए रखा जाता है। इसमें कोई मतलब गुट नहीं बनता है, न तो कोई सुपर पावर बनने की कोशिश करता है, न तो किसी को सुपर पावर बनने दिया जाता है। इसमें मतलब अगर कोई सुपर पावर बनने की कोशिश भी करता है या फिर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है या सबसे शक्तिशाली साबित करने की कोशिश करता है, तो सभी लोग उसका मिल करके विरोध भी करते हैं। तो अब इसी में शक्ति संतुलन व्यवस्था में ही 6 प्रकार के नियमों के बारे में मार्टिन कैपलान बताते हैं। तो पहला नियम क्या है? प्रत्येक मुख्य राष्ट्र अपनी क्षमताओं का विकास कूटनीतिक तरीके से करे, न कि युद्ध के तरीके से। मतलब अगर किसी भी राष्ट्र को अपनी क्षमताओं का विकास करना है तो वो अब कूटनीतिक तरीके से करे, राजनयिक तरीके से करे, न कि युद्ध करके करे। ठीक है। दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य का प्रमुख कर्तव्य अपने हितों की सुरक्षा है और क्षमताओं के विकास के बिना हितों की सुरक्षा संभव नहीं है। देखिए, कोई भी राज्य है तो उस राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे। और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति या राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कब होगी? जब उस राष्ट्र की, उस राज्य की क्या होगी? क्षमता का विकास होगा। जब तक आपकी क्षमता विकसित नहीं है तब तक आप अपने हितों की रक्षा कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी समाज हो, ये सब पर लागू होता है। तो जब तक हम अपनी क्षमताओं का विकास नहीं करेंगे हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हित क्या है? हित में मतलब हमारे राइट्स भी आ जाते हैं। तो आपके पास क्षमता रहेगा तभी तो आप अपने राइट्स का, अपने हितों का सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये दूसरा नियम था। और तीसरा नियम कहते हैं कि युद्ध की अवस्था में मुख्य शत्रु राज्य का सर्वनाश करने की अपेक्षा युद्ध को क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। मतलब अगर युद्ध कभी हो भी जाता, पहले तो युद्ध करना नहीं है, कोशिश कीजिए कि बिना युद्ध किए ही आप अपनी क्षमताओं का विकास कर लीजिए। लेकिन अगर युद्ध हो भी जाता है तो जो मुख्य राज्य है जिससे युद्ध हो रहा है उसको पूर्णतः सर्वनाश करने की बजाय युद्ध को बीच में रोक दिया जाना ही उचित है, क्योंकि आप पूर्णतः सर्वनाश तो कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए युद्ध को बीच में रोक देना ही सबसे सही रहेगा। फिर चौथा जो नियम है वो कहते हैं कि राष्ट्रों के किसी ऐसे गुट के निर्माण का विरोध करना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रमुख प्रभुत्व अपनाकर आधिपत्य की स्थिति ग्रहण कर ले। तो ये बात क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कोई अगर सुपर पावर बनने की कोशिश करता है, मतलब पूरा आधिपत्य ग्रहण करने की कोशिश करता है, प्रभुत्व अपना पूरे संसार में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है, तो उसको रोका जाना चाहिए, उसको उसका विरोध करना चाहिए उस देश का।
जो भी देश प्रयत्न ऐसा करता है। तो 18वीं 19वीं सदी में हम लोग देखते हैं कि कोई भी सुपर पावर नहीं बना हुआ है, न तो कोई सुपर पावर अस्तित्व में रहता है, वहाँ पे कोई सुपर पावर नहीं है 18वीं 19वीं सदी में। हम आगे 20वीं सदी में देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्चस्व की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, सोवियत संघ के बीच में। तो उस समय तो 18वीं 19वीं सदी में तो कोई सुपर पावर बन के उभरा नहीं, क्योंकि उभरने भी नहीं दिए। तो ये प्रतिमान शक्ति संतुलन का। अब पांचवा नियम है, किसी शक्ति अथवा राष्ट्र को अथवा अन्य राज्यों को राष्ट्रोपरि सिद्धांतों पर चलने से रोकना। मतलब राष्ट्र से परे अगर कोई सिद्धांत है तो उन सिद्धांतों पर चलने से उस राज्य को रोकना है जो राज्य उस पर चलना चाहता है। छठा है, किसी मुख्य पराजित राष्ट्र को फिर से व्यवस्था में शामिल कर लेना। मतलब ये जो व्यवस्था है इसमें फिर से शामिल कर लिया जाएगा अगर कोई राष्ट्र हार भी जाता है युद्ध में। तो ये 6 नियम थे जो शक्ति संतुलन को स्थापित करने का मतलब करने के लिए आवश्यक हैं। कब तक शक्ति संतुलन व्यवस्था विश्व में बनी रहेगी? तब तक जब तक कि इन 6 नियमों का पालन होता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि कोई भी अगर देश अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है तो सभी देश मिलकर के क्या करें? उसका विरोध करें। और साथ ही अगर कोई राष्ट्र हार गया है तो उसको अपनी व्यवस्था में फिर से शामिल कर लेना चाहिए, तभी शक्ति संतुलन की व्यवस्था बनी रहेगी, जो कि बनी रही कब तक? 18वीं और 19वीं सदी में ऐसी व्यवस्था बनी रही। उसके बाद फिर जब बैलेंस ऑफ पावर का संतुलन बिगड़ा, जब इसका बिगड़ा, शक्ति का संतुलन का स्थायित्व बिगड़ा और कई कंट्रीज अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयत्न करने लगी, तो ये जो प्रतिमान है वो फेल हो गया और फिर से एक नया प्रतिमान का जन्म होता है। और वो नया प्रतिमान शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का मतलब क्या है? तो शब्द से देखते हैं। शिथिल मतलब कमजोर, द्वि मतलब दो, और ध्रुवी मतलब ध्रुव। मतलब कि बाइपोलर कंट्री बन रही है। मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर कंट्रीज के, मतलब बाइपोलर सिस्टम में बट जा रहा है। 2 ध्रुवी देश होंगे, एक ध्रुव मतलब एक गुट बन जाएगा और उन गुटों का आपस में संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है। तो शिथिल मतलब कमजोर करने वाले भी कारक होंगे। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था मतलब 2 तरह के गुट होंगे, ये तो पहले स्पष्ट हो गया। शिथिल है तो शिथिल करने वाले भी कारक होंगे। तो शिथिल करने वाले कारकों में कौन होगा? तो शिथिल करने वाले कारकों में गुट निरपेक्ष जो देश थे उन देशों के समूह होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जो एक यूनाइटेड नेशन बना हुआ है वो होगा। तो अभी ये जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है, यह व्यवस्था कब की है? ये जो शीत युद्ध चला था, कोल्ड वार चला था, उस टाइम का है। तो शीत युद्ध का प्रारंभ होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और हम देखते हैं कि जो सुपर पावर्स की होड़ लगी, अपने आप को संसार में अपना वर्चस्व कायम करने की जो होड़ लगी, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हम लोगों को देखने के लिए स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध एक तरह का विचारधाराओं का युद्ध था। मतलब 2 विचारधाराओं का युद्ध समझ सकते हैं और आपस में चल रहा था। जैसे अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और उसको लेकर के चल रहा था, पूंजीवादी विचारधारा को। और जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चल रहा था। तो इन दोनों विचारधाराओं के बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि शीत युद्ध के बारे में पंडित नेहरू कहते हैं कि शीत युद्ध एक तरह का ऐसा युद्ध है जो मस्तिष्क में लड़ा जाता है। जो मतलब स्पष्ट रूप से युद्ध नहीं होते हैं, खुल के दोनों देश आमने सामने नहीं आते हैं युद्ध लड़ने के लिए, बल्कि विचारधाराओं में कूटनीतिक तरीके से युद्ध चलता है। तो वो शीत युद्ध होता है और अपने वर्चस्व का स्थापित करने के लिए युद्ध हो रहा था। ये शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था और 1989, 90, 91 के आसपास ख़त्म हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया यूएसएसआर का। और जब विघटन हो गया तो उसी के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया और फिर अमेरिका बना पहली महाशक्ति। तो ये जो शीत युद्ध है वो 2 महाशक्तियों की विचारधाराओं का आपस में युद्ध लड़ना था। और इसी के फलस्वरूप अब उसी टाइम में जिस समय ये शीत युद्ध चल रहा था उसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन भी शुरू हो गया। हमारे पंडित नेहरू जी थे और टीटो थे
और भी अन्य कई अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग थे जो लोग इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। तो कुछ गुटनिरपेक्ष देश भी थे जो ये कह रहे थे कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। पहला गुट था अमेरिका का गुट, ठीक है, और दूसरा गुट था सोवियत रसिया का, सोवियत संघ का गुट। तो पहला गुट बनाते हैं, नाटो बना लेते हैं 1955 में, नहीं 1949 में नाटो बनाते हैं, और उसके विरोध के फलस्वरूप सोवियत संघ बनाता है वार्सा पैक्ट 1955 में। तो इस तरह से ये तो दो गुट हो गए। और फिर गुटनिरपेक्ष सदस्य भी हैं। गुटनिरपेक्ष सदस्यों में भारत हो गया और अन्य एशियन कंट्रीज़ हो गए जो अभी नवोदित राष्ट्र थे, जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, उपनिवेशों से आज़ाद होकर के अभी अभी नए नए राष्ट्र बने थे। वो अपने विकास के लिए गुटनिरपेक्ष सदस्य बनना पसंद किया, मतलब किसी गुट में शामिल नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरह से तीन तरह का हम लोग को शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में तीन तरह की ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो पहला तो है कि दो गुट हैं, ठीक है। दूसरा है एक गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्य जो हैं वो हैं, और तीसरा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक व्यवस्था कह लें, एक सार्वभौमिक कार्यकर्ता कह लें, जैसे यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की भी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी। तो ये तीन कारक हैं जो उस समय मतलब शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अब ये जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, यही उस उनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। किसके बीच में? उन दोनों गुटों के बीच में। दो जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, और उनके बीच में कोई स्पष्ट जो युद्ध होने वाला है और जो थर्ड वर्ल्ड वार का डर था उसको मतलब रोकने के लिए ये कार्य करते हैं। तो इस वजह से ये शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था बनी, मतलब कि दो ध्रुव हैं लेकिन कमज़ोर हैं, खुल के नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय गुटनिरपेक्ष देश भी बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रहे थे। और यूनाइटेड नेशन भी बना था तो उसका भी अपना काम वो भी कर रहा था कि युद्धों को नहीं होने दे रहा था, रोक रहा था। तो ये शीत युद्ध के प्रारंभिक वर्षों की बात थी। अब जो तीसरा प्रतिमान है वो है दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में क्या होगा कि एक ये जो गुटनिरपेक्ष देश हैं और जो सार्वभौमिक कार्यकर्ता है, यूनाइटेड नेशन है, इनका जो पावर है वो कम हो जाएगा। ये अब मतलब उदासीन हो जाएंगे, मतलब ये इनका लोप हो जाएगा या फिर ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, और फिर दो मतलब महाशक्तियों का उदय होगा एकदम मतलब स्पष्ट रूप से। और फिर वे दोनों आपस में मतलब लड़ाई करेंगे किसके लिए? वर्चस्व स्थापित करने के लिए। फिर उसके बाद जो तीसरा प्रतिमान, तो इसमें दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, मतलब अब जो दो ध्रुव हैं वो दृढ़ हो जाएंगे, मतलब मजबूत हो जाएंगे। वो जो दोनों गुट हैं वो मजबूत हो जाएंगे। तो ये शीत युद्ध के मतलब प्रारंभिक कुछ वर्षों के बाद की स्थिति है। और फिर इस तीसरे प्रतिमान के बाद चौथा प्रतिमान बनेगा क्या? सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का। अब ये सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है? तो इसमें क्या होगा कि जब ये अभी इसके पहले तो दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, जब वो दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था फेल हो जाएगी तो फिर चौथा आएगा सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो पूरा सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यकर्ता है, सार्वभौमिक कार्यकर्ता है यूनाइटेड नेशन, वो क्या करेगा? पूरे विश्व को आपस में समेट लेगा और उसका पावर ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों गुटों से, ठीक है। और ये दोनों गुट समाप्त हो जाएंगे और फिर वो जिस तरह से निर्देश देगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो जो भी शक्तिशाली देश होगा वो अपनी क्षमताओं का विकास किसके निर्देश के अनुसार करेगा? तो उस अंतर्राष्ट्रीय या फिर सार्वभौमिक कार्यकर्ता जो यूनाइटेड नेशन है, एक तरह से कह सकते संयुक्त राष्ट्र के निर्देश में ही अपनी क्षमताओं का विकास करेगा। और ये जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, इसमें क्या होगा कि जो दो देश हैं, जो देश अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहता है वो अपने हितों को देखेगा, ठीक है। उसके कुछ हित होंगे, राष्ट्रीय हित अपने होंगे, और कुछ सार्वभौमिक हित होंगे। सार्वभौमिक हित मतलब कि किस तरह से विश्व शांति जो है वो सार्वभौमिक हित है, मतलब पूरे विश्व के हित में क्या है। तो पूरे विश्व के जो हित में है वो, और जो किसी पर्टिकुलर देश का राष्ट्रीय हित है, उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का ये कार्य करेगा। कौन? जो सार्वभौमिक कार्यकर्ता है, यूनाइटेड नेशन है, वो किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित और
पूरे विश्व के सार्वभौमिक हित के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा। तो ये एक चौथा प्रतिमान था। और इस प्रतिमान के बाद फिर एक प्रतिमान आएगा सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रतिमान। अब ये जो सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, इसमें क्या होगा कि इसमें कोई एक पहले तो एक तो होगा संयुक्त राष्ट्र, मतलब कि एक सार्वभौमिक कार्यकर्ता होगा, और दूसरा एक देश होगा, ठीक है। और इसमें सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसे बनेगी कि कोई अगर निरंकुश राज्य है और वो निरंकुश राज्य अपने प्रभुत्व को कायम करने में सफल हो जाता है, तो वो एक तरह से एक सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण कर देगा, ठीक है। और जो अंतिम है, छठा जो है प्रतिमान, वो है इकाई वीटो व्यवस्था। अब इकाई वीटो व्यवस्था क्या है कि इसमें सभी के पास पावर इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि इसके पहले हम लोग देखें सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, तो उसमें एक कोई निरंकुश देश होगा जो अपनी वर्चस्व को स्थापित कर लेगा, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन इकाई वीटो व्यवस्था में मतलब सबके पास पावर इक्वल हो जाएंगे, मतलब कई देश होंगे और उन देशों के पास एक दूसरे देश को बर्बाद करने की मतलब पर्याप्त क्षमता होगी। तो जब मान लीजिए 4 देश हैं और उन चारों देशों की क्षमता एक बराबर है, तो वे चारों एक दूसरे की चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। तो नहीं जब चलने देंगे तो उन चारों के पास निषेधाधिकार आ जाएंगे। तो यही वीटो पावर, जैसे वीटो पावर की बात चलती है कि 5 देशों के पास, यूनाइटेड नेशन में 5 देशों के पास वीटो पावर है, तो वे पांचों देश शक्तिशाली, इसीलिए तो उनके पास वीटो पावर है। एक इक्वल तरह का पावर है उनके पास, सैनिक क्षमता, जिससे वो किसी भी देश को समाप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से वो पांचों के पास निषेधाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और यही छठा सोपान है, ये छठा प्रतिमान है मार्टिन कैप्लान का, इकाई वीटो व्यवस्था। तो ये पूरा सिस्टम अप्रोच था। अब इसकी आलोचना भी की जाती है। जैसे इसकी आलोचना की जाती है कि इसमें मार्टिन कैप्लान कहते हैं कि ये व्यवस्थाएं क्रम से बारी बारी आती जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि क्रम से आए। और फिर इसमें ऐसा भी होता है कि जो कई स्थितियां ऐसी हैं जो अब तक उत्पन्न ही नहीं हुई हैं, और कई स्थितियां विश्व में ऐसी भी देखी जा रही हैं जिनके बारे में मार्टिन कैप्लान ने बात ही नहीं की है। और मार्टिन कैप्लान जो है वो पूरा इसको जो ये पूरा बना रहे हैं सिस्टम अप्रोच को बनाए हैं, या फिर ये जो सिस्टम अप्रोच उनके द्वारा दिया गया, उसका पूरा केंद्र बिंदु है राष्ट्रीय हित। केवल राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं, और अन्य जो भी फैक्टर्स हैं जैसे पावर हो गया, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गई, सामूहिक सुरक्षा हो गई, तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और केवल राष्ट्रीय हित के आधार पर अपने अप्रोच को डेवलप करते हैं। तो इन कुछ आधारों पर इनकी आलोचना भी की जाती है। तो अब हम लोग पूरा देख चुके हैं कि सिस्टम अप्रोच क्या है। अब कल हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग अप्रोच और गेम थ्योरी के बारे में।